हाँ जी, आपका क्वेश्चन ये है कि फास्फोराइलेशन क्या है। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फास्फेट बॉन्ड का बनना या फास्फेट बॉन्ड का टूटना। अब फास्फेट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा होता है? यहाँ जो हमने पढ़ने हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस में हमने स्टेप्स पढ़ने हैं, तो यहाँ फास्फेट बॉन्ड बन रहा जो आगे अगली यानी ग्लूकोज कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज पहले तो कन्वर्ट होता है ना ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, फिर उसके बाद फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। तो अब यहाँ आप देखिए फास्फेट ऐड हो रहा है। अगर 6 फास्फेट से 1,6 बिस फास्फेट बन रहा है, इट मींस कि एक फास्फेट जो है वो ऐड हुआ है। तो जहाँ पे इस तरह से फास्फेट ऐड हो रहा है, या अगर कोई 1,6 बिस फास्फेट था और वो कन्वर्ट होकर सिर्फ 6 फास्फेट रह गया है, एक फास्फेट वहां से रिलीज हुआ है, तो इसको फिर हम कहते हैं कि फास्फोराइलेशन यहाँ पे हो रही है। फास्फेट बॉन्ड बन रहा है या फास्फेट बॉन्ड जो है वो टूट रहा है। तो फास्फेट बॉन्ड का बनना या टूटना इसको फास्फोराइलेशन कहते हैं, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसको हम कहते हैं ये है काइनेज एंजाइम। ठीक है, और हेक्सोकाइनेज का मतलब ये है कि ये वो काइनेज एंजाइम है जो हेक्सोसिस पे करता है, हेक्सोसिस को कैटालाइज करता है। ठीक है, हेक्सोसिस का मतलब है 6 कार्बन शुगर्स। ठीक है, तो अब फिर मजीद कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे ये फास्फोराइलेशन हो रही है? ये जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको इसका बड़े अच्छे से मजीद बता मिलता जाएगा। मैं बल्कि 1 मिनट में आपके साथ ना शेयर करती हूँ। तो फास्फोराइलेशन कब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपने ये कहा कि कहाँ कहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रही है, जो हम इस पाथवे को देखेंगे आपको फिर ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। जैसे भी मैंने पहले 2 स्टेप्स बोले भी हैं कि यहाँ पे जो है वो फास्फोराइलेशन हो रही है। हाँ जी, आपका ये क्वेश्चन कि ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है या सबस्ट्रेट लेवल, तो ये सबस्ट्रेट की फास्फोराइलेशन हो रही है। ग्लूकोज की यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रही है, उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोराइलेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। फोटो फास्फोराइलेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस में हो रही होती है, कि वहाँ पे जो लाइट है उसको यूज किया जा रहा होता है, फास्फोराइलेशन को, लाइट एनर्जी को, फोटॉन्स को। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो फास्फोराइलेशन है, उसमें से जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है वो यहाँ पे हो रही है। फाइनल में मिड के सारे टॉपिक्स नहीं, मिड के सारे टॉपिक्स नहीं होंगे, उसमें से 40% आपका मिड होता है और 60% फाइनल होता है। फाइनल के सिलेबस में से आपका फाइनल पेपर बनता है, लेकिन मैं आपका मजीद कुछ कम कर दूंगी मिड में से इंशाल्लाह। सिलेक्टेड से टॉपिक्स हम इंशाल्लाह। ओके मैम। तो प्रीवियसली आप पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस को, तो आपके जहन में क्या है? हाँ जी, बोलिए। मैम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, एटीपी रिलीज होती है। मैम 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं। बिल्कुल सही। कुछ और? मैम इसमें एक मॉलिक्यूल NADH बनता है। बिल्कुल, NAD भी बनता है, बिल्कुल बनता है, NADH बनता है, NADH। अच्छा चलिए, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और एक दफ़ा आप इसको देख लीजिए कि किस तरह से ये जो रिएक्शंस कौन कौन से हैं, जो मैंने कहा कि 10 स्टेप्स में ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये होती है। ठीक है, तो वो 10 स्टेप्स कौन से हैं, उसमें किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, हर स्टेप पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये आप एक दफ़ा इसको देख लें, और इसके बाद इस डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, आपने अपने पास नोटबुक्स में ये इसी तरह से ये डायग्राम जो है ये आपने ड्रा भी करनी है। हाँ जी, ये देखिए
देखें, अब आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा ये देखिए ग्लूकोज से ये स्टार्ट हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि यहाँ एटीपी रिलीज होती है, इसका मतलब है एनर्जी जनरेशन के लिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है और फिर मजीद एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है और एरोबिक रिस्पिरेशन की सूरत में तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखना है कि ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज है 6 कार्बन शुगर हेक्सोज, ठीक है। यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब है यहाँ से हम करना शुरू करते हैं ना, कार्बन को काउंट करना, 1 कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये कार्बन नंबर 6। तो कार्बन नंबर 6 के साथ एक फॉस्फेट जो है वो अटैच हो गया, ठीक है। अब ये फॉस्फेट अटैच हो गया तो इसका मतलब है ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हुई है, फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे बना है। अब ये फॉस्फेट जो इसमें ऐड हुआ है तो कैसे ऐड हुआ है, कहाँ से ऐड हुआ है, न्यूक्लियोटाइड में से। किस न्यूक्लियोटाइड में से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में से, एटीपी में से। और ये जो न्यूक्लियोटाइड था ये इसमें 3 फॉस्फेट्स थे ना, 3 फॉस्फेट बॉन्ड इसमें थे, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स थे, इसमें से एक रिलीज हो गया फॉस्फेट और ये जो न्यूक्लियोटाइड एटीपी था ये कन्वर्ट हो गया एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और एक फॉस्फेट इस एडीपी में से भी रिलीज हो सकता है और ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इस फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है फॉस्फोराइलेशन को, वो है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज जो है वो ग्लाइकोलिसिस को इनिशिएट करता है आपके लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में, मसल्स ब्रेन और दूसरे वाइटल टिश्यूज में, ठीक है। हेक्सोकाइनेज ये ग्लाइकोलिसिस को इनिशिएट करता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज भी फास्फोराइलेशन ही करता है, काइनेज से ही हमें अंदाजा हो रहा है और ग्लूकोज की ही फास्फोराइलेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन हेक्सोकाइनेज ना ये थोड़ा सा जनरल एंजाइम है, यानी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, ये हेक्सोसिस को कैटालाइज करता है, उनकी फास्फोराइलेशन करता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज ये स्पेसिफिक है और ये सिर्फ ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करता है। और ये कहाँ पे फास्फोराइलेशन करता है ग्लूकोज की, ये लिवर में और पेंक्रियाज में, ठीक है। लिवर के सेल्स में जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो रही है वहां पे ये ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज पे ग्लाइकोलिसिस को इनिशिएट करेगा, और दूसरा पेंक्रियाज में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो हमने हेक्सोकाइनेज की बात की ग्लाइकोलिसिस में, तो ये ग्लाइकोलिसिस को इनिशिएट करता है मसल सेल्स में और ब्रेन सेल्स में। और मैं आपको ये बताऊं कि ग्लूकोज जो है आपका ब्रेन जो है वो जो एनर्जी यूज करता है वो मैक्सिमम एनर्जी यूज करता है ग्लूकोज की सूरत में, ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है और ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करता है। वरना हमारी बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं वो फैट से भी एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। और अमीनो एसिड्स को भी इन्हीं मेटाबॉलिक पाथवेज में इंसर्ट करके मुख्तलिफ से उनसे भी एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन जो ब्रेन है उसने ग्लूकोज को ही पहचानना है, वो ग्लूकोज को ही रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और इसी से एनर्जी लेता है। अच्छा अब यहाँ हम ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, हेक्सोकाइनेज का मैंने आपको बताया और साथ ही इसके साथ डिफरेंशिएट किया कि ग्लूकोकाइनेज से ये डिफरेंट किस तरह। हेक्सोकाइनेज कहाँ पे इनिशिएट कर रहा है ग्लाइकोलिसिस को, और जो हमारा ग्लूकोकाइनेज है वो कहाँ पे इनिशिएट कर रहा है। दोनों फास्फोराइलेशन ही करवा रहे हैं, लेकिन हेक्सोकाइनेज ज्यादा स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है, ये डिफरेंट सबस्ट्रेट हेक्सोसिस पे एक्ट कर सकता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज जो है वो सिर्फ ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करता है। अच्छा अब आप नेक्स्ट देखिए कि ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट यानी कार्बन नंबर 6 पे फास्फोराइलेशन हुई है, अब आगे ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज अपने आइसोमर में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी कार्बन जो है वो 6 ही रहेंगे, कार्बन नंबर चेंज नहीं हो रहा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही आगे भी बनेगा फ्रुक्टोज, लेकिन ये इसका आइसोमर है, ग्लूकोज अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस आइसोमर में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट की भी पोजीशन नहीं चेंज हुई कि वो कार्बन के साथ ही अटैच है, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज जो है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया है
और इस आइसोमर में जो ये कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमने जिस तरह एंजाइम्स पढ़े भी हैं, तो आपको इस रिएक्शन से अंदाजा हो गया होगा कि ये कौन सा यहाँ पे एंजाइम होगा, आइसोमिरेज। और चूंकि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है अपने आइसोमर फ्रुक्टोज में, तो इसको हम कहेंगे फास्फोग्लूकोज आइसोमिरेज, यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये आप जिस तरह भी मुझे बताया है ज़रबाब ने कि आपकी ये क्लास फ्री है, तो ये क्लास मैं आपकी अरेंज कर रही हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ये आधे घंटे में तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं आपकी क्लास अरेंज नहीं करूँगी, इसलिए आपने ये नहीं समझना कि हम पे कोई बर्डन आ रहा है और हमारी शायद एक्स्ट्रा क्लास इसके बाद मजीद भी होगी, ठीक। तो ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो हम बात कर रहे थे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोराइलेशन होती है और इसमें मजीद एक फास्फेट बॉन्ड ऐड होता है कार्बन नंबर 1 पे, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में जो कार्बन नंबर 1 पे एक फास्फेट अटैच हो रहा है, वो फास्फेट ग्रुप कहाँ से आ रहा है, वो न्यूक्लियोटाइड एटीपी में से आ रहा है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और फास्फेट जो रिलीज होता है वो उसका बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 1 के साथ, ठीक है। अब जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ठीक है, ये आगे 3 कार्बन पे मुश्तमिल 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल्स में, ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। ये जो है ये एक कीटोज शुगर है और ये एक एल्डोज शुगर है। ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये कीटोज और ये एल्डोज शुगर है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस फर्दर प्रोसीड करती है, उसमें जो सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करता है वो ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट है। यानी ग्लाइकोलाइसिस में जो फर्दर यूज हो सकता है वो ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट है। अब यहाँ पे एरो जो है, जब आप लोग अपने पास लिखेंगे तो आपने यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन वाला एरो बनाना है, ठीक है। ये तो सिंगल एरो बना हुआ है ना, लेकिन आपने एक इस रुख पे और एक इस रुख पे एरो ड्रा करना है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन ये वाला होता है कि ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस ने जब प्रोसीड करना है, तो वहां पे एज अ सबस्ट्रेट तो सिर्फ ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जा सकता है। अब ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन के लिए जरूरी है कि ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट आगे जाए, तो इसको भी फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को भी ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और एंजाइम जो यहाँ पे इस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में यूज होता है उसका नाम है ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज। नाम याद करने मुश्किल नहीं है, ट्रायोज। अब ये देखिए 3 कार्बन शुगर है, तो ये ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज इसको कन्वर्ट कर रहा है। जो ग्लूकोज के फर्स्ट 3 कार्बन थे उनसे बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और जो 4, 5 और 6 कार्बन थे ग्लूकोज के, उनसे बनता है ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है। अच्छा, जब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इन ट्रायोसिस में स्प्लिट होता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है इस रिएक्शन के दौरान इसकी स्प्लिटिंग में, वो है एल्डोलेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है ये फर्दर आगे रिएक्शंस में जाएगा एज अ सबस्ट्रेट, और ये ग्लीजर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है इसकी फास्फोराइलेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे भी फास्फोराइलेशन हो रही है, फास्फेट बॉन्ड जो है वो ऐड हो रहा है, और उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे हो रही होती है कि NAD जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है NADH2 में, ठीक है। यानी इसमें NAD जो है इसकी आप देखिए तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, सॉरी रिडक्शन हो रही होती है, NAD की रिडक्शन हो रही होती है।
अब ये यहाँ पे जो ये रिड्यूस हो रहा है NAD, ये फर्दर इससे जब हमने एनर्जी ऑब्टेन करनी है, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालते हैं, वहां पे जाके इसकी ऑक्सीडेशन होती है और वहां इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप जहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ये वाला इसका 6th स्टेप है। ठीक है, 6th स्टेप पे जो NADH है, NAD पॉजिटिव है, ये NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो हमें ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट की कन्वर्जन से, इसकी फास्फोराइलेशन से हमें जो एक मॉलिक्यूल मिलता है वो है 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। अब आप यहाँ पीछे अगर आप देखिए, कार्बन के साथ जो है यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, और इसके साथ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट कौन करता है? NAD पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अभी अनस्टेबल था और ये फर्दर रिएक्ट कर सकता था NAD, ये एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH2 में, ठीक है। NAD पॉजिटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी किया और ये कन्वर्ट हो गया NADH2 में। अब NADH2 जो है, इसको हम फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रही है। NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है और ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट की, कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। यानी ये जो 6th स्टेप है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट की, जबकि NAD पॉजिटिव की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और ये फर्दर जाके ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये ग्लाइकोलिसिस का अगर आप एनर्जी यील्ड के हवाले से देखें ना, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। क्यों? और फिर इसी पे जो जब हम आगे पाथवेज पढ़ेंगे और फिर इनको इंटरलिंक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि अगर NAD जो है ये आगे जाके ऑक्सीडाइज इसने होना है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, अगर यहाँ से वहां से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन यहाँ पे इसकी रिडक्शन ही नहीं होती है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होता है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ग्लाइकोलिसिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और पाथवेज जो है वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से NADH2 रिलीज हो रहा है, ये वहां पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, वहां से फिर अब NAD पॉजिटिव की सूरत में रिड्यूस होने के लिए वो दोबारा ग्लाइकोलिसिस में आएगा और यहाँ से ये रिड्यूस होता है। अगर ये इसकी रिडक्शन स्टॉप हो जाती है तो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी मीटिंग का टाइम फिर एंड होने वाला है, 10 मिनट रह गए, 40 मिनट की होती है मीटिंग। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें आप देखिए, अब यहाँ पे ये इसकी रिडक्शन हो गई NADH2 की सूरत में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा और ये जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट था ये 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट जो है, अब यहाँ से एक फास्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है, कार्बन नंबर 1 के साथ जो फास्फेट अटैच था ये रिलीज हो जाएगा और ये ADP को कन्वर्ट कर देगा ATP में, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि एक ये स्टेप था, फर्स्ट स्टेप जहाँ पे एनर्जी ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो रहा था, और एक स्टेप नंबर 3 पे ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन जो स्टेप 7 है और स्टेप जो है 10, 7 और 10, ये 2 स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ पे ATP रिलीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ATP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपको एक एनर्जी करेंसी इस न्यूक्लियोटाइड की सूरत में मिल गई। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ से 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ? 3 फास्फोग्लिसरेट में। अब 3 फास्फोग्लिसरेट जो है
यहाँ पे बॉन्ड जो है उसकी फॉस्फेट की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। पहले वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, यहाँ पे आप देखिए अब ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अब जो ये एक जगह से बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरी जगह पे बॉन्ड बनाते हैं, म्यूटेजेस हमने हमने एंजाइम्स में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूटेज जो है मैम मैम ये एक और स्टूडेंट हमारी क्लास में आ गया है, मोहम्मद ज़रीफ, ये भी हमारी क्लास के नहीं है। अच्छा, मोहम्मद ज़रीफ अशरफ, ये भी दूसरी क्लास के, चलो इनको भी मैं रखती हूँ, इनको रिमूव कर देते हैं। ये असल में मेरी दूसरी क्लास के बच्चे हैं और इनकी क्लास 10:30 बजे शुरू होनी है, लेकिन इन्होंने अभी से ज्वाइन करना शुरू किया हुआ। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे म्यूटेजेस जो है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। 3 फास्फोग्लिसरेट से जब फास्फेट बॉन्ड कार्बन नंबर 2 से टूटना है और इसने बॉन्ड कार्बन नंबर 3 से फास्फेट बॉन्ड टूटेगा और इसकी फॉर्मेशन फास्फेट बॉन्ड की कहाँ पे होगी, कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ आप देखिए कार्बन नंबर 2 पे अब ये हो गया, तो ये है 2 फास्फोग्लिसरेट और कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज कर रहा है, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। ठीक है, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज इसको कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे आप देखिए, स्टेप नंबर 9। अब ये 2 फास्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट में, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसको हम कहते हैं इनोलेज। अब यहाँ पे फास्फोग्लिसरेट को फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होने के दौरान फास्फेट बॉन्ड वहीं पे रहता है, सिर्फ जो कार्बन नंबर इस पे 2 पे हाइड्रोजन था, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है और यहाँ से कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज हो जाता है, और ये हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 से और कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाटर की सूरत में यहाँ से रिलीज होते हैं, और यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर की सूरत में रिलीज हो गए तो पीछे हमारे पास ये मॉलिक्यूल फास्फोइनोल पायरुवेट की सूरत में आ जाता है। अब फास्फोइनोल पायरुवेट से जब आप फास्फेट बॉन्ड को रिलीज कर देते हैं, फास्फेट को ग्रुप को रिलीज कर देते हैं, और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस की पायरुवेट वो ऑब्टेन होती है। फास्फोइनोल पायरुवेट से फास्फेट ग्रुप को जब आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं और कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, तो इस तरह हमारे पास पायरुवेट आ जाएगा। ठीक है, और इस दौरान ये जो लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, यहाँ पे भी एक एटीपी मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन होता है, एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन को भी काइनेजेस ही कैटालाइज करेंगे क्योंकि यहाँ फास्फोराइलेशन हो रही है, और चूंकि सबस्ट्रेट यहाँ पे फास्फोइनोल पायरुवेट है तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो ये हमारा था सारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर। ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स हैं, हर स्टेप में कहीं पे फास्फोराइलेशन हो रही है, कहीं पे जो है आइसोमेराइजेशन हो रही है, और कहीं पे सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन, फास्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट भी हो रहे हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट यहाँ पे हो रहा था, लेकिन 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस ने इन आइसोमर्स में से इस आइसोमर्स ने आगे ग्लाइकोलिसिस में चलना है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ठीक है, और ये जो है ये भी पहले कन्वर्ट होगा, आइसोमेराइजेशन इसकी भी होगी ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की, और फिर ये आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। जी आपने हैंड रेज किया था गुलाम फातिमा, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैंने ये पूछना है कि ना 2 एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं और 2 बन रहे हैं, तो हमारी बॉडी को फिर क्या एनर्जी मिल रही है? हमारी बॉडी को क्या एनर्जी मिल रही है, 2 नहीं बन रहे, असल में यहाँ पे आप देखिए 4 बन रहे हैं, टोटल 6 बनते हैं। यहाँ आप देखिए कि ये इसको नीचे करें, यहाँ ये एक एटीपी बन रहा था, एक सॉरी यहाँ से एक एटीपी यूज हो रहा है और एक इस स्टेप पे यूज हो रहा है,
यूज दो तो पहले 5 स्टेप्स में हो रहे हैं ना, पहले 4-5 स्टेप्स के दौरान, ठीक है। थर्ड स्टेप तक 2 एटीपी आपके यूज हो जाते हैं फर्स्ट और थर्ड स्टेप के, जबकि जो रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, एक 7th स्टेप पे और एक 10th स्टेप पे। अब जो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, ये किससे रिलीज हो रहे हैं, एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से, जबकि हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल होंगे, कि यहाँ से भी तो रिलीज होगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, ये आगे जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल्स तो फिर वहां से भी रिलीज होते हैं, ठीक है। तो नेट जब हम कहते हैं ना कि नेट एटीपी प्रोडक्शन, तो वो 4 एटीपी है। जी मोहम्मद इलियास खान, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम यहाँ पे ये जो 6th स्टेप है, यहाँ पे पी जो है 1 वो ऐड हो रहा है इसमें, और ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रही है। तो ये फास्फेट कहाँ से आती है? ये फास्फेट कहाँ से आ रहा है, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट की सूरत में इसके साथ अटैच हो रहा है। तो बाकी भी जो है इनऑर्गेनिक नहीं अटैच हो सकते, जहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है वहां पे इनऑर्गेनिक यूज हो जाए तो फिर एटीपी यूज भी ना हो इसमें। फास्फेट जो है उसकी या तो इनऑर्गेनिक फास्फेट की सूरत में वो आ सकता है, या फिर इसकी न्यूक्लियोटाइड्स की सूरत में आ सकता है। हमारी बॉडी जो बेसिकली एनर्जी यूज करती है, वो एज अ एनर्जी करेंसी एटीपी को ही यूज करती है। तो फिर ये कैसे पता चला कि ये जो एक जो है वो इनऑर्गेनिक यूज कर रहा है, बाकी जो है वो एटीपी से यूज हो रहा है? तो मतलब उन्हें उसे क्या दिक्कत है इनऑर्गेनिक यूज करने में? इनऑर्गेनिक बाकियों को यूज करने में क्या दिक्कत है? इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज कहाँ से होता है, अगर आप ये देखें तो वो भी एटीपी से ही रिलीज होता है। वो इस तरह से कि न्यूक्लियोटाइड जो है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ये जो एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे 2 फास्फेट अटैच है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि यहाँ जो है एटीपी एडीपी में भी कन्वर्ट हो सकता है, एडीपी जो है एएमपी में कन्वर्ट हो सकता है। एक मिनट में आपको एक पीडीएफ फाइल में ये चीज खोल के दिखाती जी मैम उस बात की समझ आ रही है मुझे। हूँ। तो वो तो एडीपी हो जाता है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये फिर ये बात क्यों नहीं कहते कि ये भी एक जो है ना एटीपी से आ रहा है? मतलब इस बात की मुझे नहीं समझ आई कि ये फास्फेट, वो ये भी कह सकते थे ना जिस तरह पहले वो एटीपी से एडीपी बना रहे हैं और फास्फेट वहां से आ रही है, तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ फास्फेट ऐड कर दिया, कह दिया कि इनऑर्गेनिक है। तो मतलब ये भी तो उसी तरीके से आई है ना, तो फिर 3 यहाँ पे एटीपी यूज हो गए टोटल, लेकिन चले आप 2 नहीं, कह रहे हैं। 3 चले एटीपी 3 नहीं यूज हो रहे हैं। चले इस चीज को मैं इंशाल्लाह फर्दर भी सर्च करूंगी, ताकि मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई कर सकूं, ज्यादा इफेक्टिवली आपको अच्छे से आंसर कर सकूं। इंशाल्लाह इसको मैं या आपकी क्लास के ग्रुप में बता दूंगी, या फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से